प्लेबॉय का रूल मैंने इतने अच्छे से निभाया कि जिन भी हीरोइनों का मैंने दिल तोड़ा उन सब ने प्यार से तौबा कर ली। मेल लीड्स को भाव देना बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया ही क्रैश हो गई। और अब सिस्टम ने मुझे वापस बुला लिया है उसी हीरोइन को फिर से फंसाने के लिए। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। 8 साल पहले मैं बाई निंगबिंग को 500 करोड़ का चूना लगाकर भागा था। सोचा था फिर कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और अब तुम चाहते हो कि वो मुझसे, जो उसके लिए नफरत का दूसरा नाम है, फिर से प्यार करे और खुशी खुशी मुझसे शादी भी कर ले। सिस्टम ने एक गहरी सांस ली। किसने कहा था उसे इतनी बुरी तरह तोड़ने को? बेचारी अब किसी पर भरोसा नहीं करती। ये रायता तुमने फैलाया है तो समेटेगा भी कौन? ठीक है, मान लिया। मैंने स्क्रीन पर बाई निंगबिंग की फोटो पर उंगली फेरी। 8 सालों में उसकी वो मासूमियत कहीं गायब हो गई थी। उसके चेहरे के फीचर्स अब किसी धारदार चाकू जैसे थे। उसके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत होगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये जो उसका नया, ठंडा और खतरनाक रूप है ना, ये पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सिस्टम की बीप बजी। नफरत 100%, जुनून 100%, चेतावनी, टारगेट बेहद खतरनाक है और कंट्रोल करने की सनक रखती है। होस्ट, कृपया सावधान रहें, तभी तो मजा आएगा, है ना? मुझसे इतनी नफरत करती है? क्या बिस्तर पर भी इतनी ही जंगली होगी? इंटरनेशनल वाटर्स। एक आलीशान क्रूज शिप जगमगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी टॉप डेक पर एक गोली चलने की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। बाई निंगबिंग कुछ बिजनेसमैन और कपल्स के साथ केबिन से बाहर निकल रही थी। डील पक्की होने के बाद वो बस उन्हें सी ऑफ करने आई थी, लेकिन अब सब वहीं के वहीं जम गए थे। कॉरिडोर के आखिर में काले रंग की शर्ट और पैंट पहने एक आदमी उनकी तरफ पीठ किए तेजी से पीछे हट रहा था। पैंट के नीचे उसके टखने साफ दिख रहे थे और मोटे कारपेट पर उसके जूतों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ में एक सिल्वर पिस्तौल थी। रुक जा, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। अंग्रेजी में गालियों की बौछार हो रही थी। मेरे पीछे सूट पहने 5 विदेशी पड़े थे। उनमें से जो गोरा आदमी लीड कर रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो भारी एक्सेंट में गुर्रा रहा था। मैं अचानक पलटा। दीवार पर लगी पीली लाइट सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी और उस चेहरे को रोशन कर दिया जिसे बाई निंगबिंग ने अपने सपनों में हजारों बार देखा था। बॉस, असिस्टेंट किंगचे की आंखें चमक उठी और उसके मुंह से निकल पड़ा, लेकिन बाई निंगबिंग को उस पल कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। 8 साल, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा हो। मेरा चेहरा पहले से कहीं ज्यादा रॉयल और जानलेवा हसीन लग रहा था। मेरे हिलने से मेरे हल्के घुंघराले बाल उड़ रहे थे और मेरी सुनहरी आंखें उस धुंधली रोशनी में किसी रत्न की तरह चमक रही थी। मेरे चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था, बल्कि मेरे होठों पर एक हल्की सी चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। मैंने हाथ उठाया और बिना झिझके ट्रिगर दबा दिया। बैंग! मेरी हरकतें किसी चीते की तरह फुर्तीली थीं। टाइट कपड़ों में मेरी पीठ की कसी हुई मांसपेशियां साफ छलक रही थी। अरे बहन, ये तो कोई ज्वेलरी बेचने वाला था ना? किंगचे हक्का बक्का रह गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हजारों बार मेरी फोटो देखी थी, इसलिए एक नजर में पहचान गया। इसे बंदूक चलानी कैसे आती है? बगल में खड़ा मिस्टर ली भी सन था। उसने अनजाने में मुड़कर बाई निंगबिंग को देखा। सच में शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बाकी बॉस लोगों की नजरें भी एक साथ बाई निंगबिंग पर टिक गईं। सबकी आंखों में गॉसिप की चमक थी, लेकिन बाई निंगबिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी नजरें बस मेरी दूर जाती हुई पीठ पर गड़ी थीं। बंदूक चलाते वक्त मेरे हाथों की कसी हुई नसों पर और पलटते वक्त मेरी लहराती हुई काली शर्ट पर। 8 साल, 2000 से ज्यादा दिनों की तड़प, बरसों से दबा हुआ वो सारा गुस्सा, वो जुनून और वो पागलपन वाला प्यार, सब कुछ इस एक पल में धमाके के साथ फट पड़ा। उसकी कनपटियों की नसें भड़कने लगी। पकड़ो उसे! लीडर गोरे ने गुस्से से अपना हाथ झटका और उसके 3 आदमी तुरंत मेरे पीछे भागने को तैयार हो गए। रुक जाओ! बाई निंगबिंग की ठंडी आवाज गूंजी। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, बल्कि एकदम शांत थी, लेकिन उसने पूरे कॉरिडोर की हवा को बर्फ की तरह जमा दिया। 5 विदेशी एक साथ रुके और मुड़कर उसे देखने लगे। लीडर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कल रात की पार्टी में उसने उसे देखा था। वो पहचान गया कि ये बाई खानदान की मौजूदा मालकिन बाई निंगबिंग है और ये क्रूज शिप बाई खानदान का ही है। मिस बाई, लीडर का लहजा थोड़ा नरम हुआ, पर गुस्सा अभी भी था। ये हमारे रोल परिवार और उस लड़के का आपसी मामला है। मेहरबानी करके आप इसमें ना पड़े। बाई निंगबिंग आगे बढ़ी। उस काले बिजनेस सूट में उसका कद और उसका रुतबा दोनों ही हावी हो रहे थे। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक पूरी फौज जितना भारीपन था। वो उनसे कुछ ही कदमों की दूरी पर जाकर रुक गई। रोल परिवार? उसने अपने पतले होठों से उस नाम को दोहराया। उसकी आवाज में एक बेपरवाह सी सुस्ती थी। मेरे बाई खानदान की जमीन पर गुंडागर्दी करके लोगों को उठाने की हिम्मत तुम्हारी कब से हो गई? लीडर के चेहरे का रंग उड़ गया। मिस बाई, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा है।
लुकास ने दांत पीसते हुए कहा। उस साले ने हमें धोखा दिया है। उसने झूठी अफवाह फैलाई ताकि हम ऑस्ट्रेलिया की नई खदान की बोली से पीछे हट जाएं और खुद उसे कौड़ियों के भाव खरीद लिया। और वो खदान कोई कचरा नहीं, सोने की खान निकली। अंधेरे कोने से अचानक मेरी हल्की सी हंसी गूंजी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए बाहर निकला। मेरे हाथों में वही सिल्वर पिस्तौल घूम रही थी। मैं ऐसे रिलैक्स था जैसे अपने घर के बगीचे में टहल रहा हूँ। जनाब, मैंने फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। मेरी आवाज के आखिर में एक मजाकिया लहजा था। नीलामी का उसूल है, जो ज्यादा पैसे देगा चीज उसकी। मैंने तुमसे ज्यादा पैसे दिए तो खदान मेरी हुई। और जहां तक खबरों के सच झूठ का सवाल है, बिजनेस एक जंग है और जंग में जो जितना शातिर वो उतना सिकंदर, है ना? तूने अफवाहें फैलाई थीं। लुकास गुस्से से चिल्लाया। तो क्या तुम मुझे जान से मारने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स तक पीछा करते आओगे? मैंने अपनी बौहें चढ़ाई। मेरी सुनहरी आंखें उस धुंधली रोशनी में खौफनाक तरीके से चमक रही थीं। रोल्ड परिवार की औकात बस इतनी ही है क्या? मर्डर? बाई निंगबिंग ने लुकास को एक ऐसी कातिलाना नजर से देखा कि उसका चेहरा ही पीला पड़ गया। इससे पहले कि लुकास का बस्सा फूटता, बाई निंगबिंग बोल पड़ी। मिस्टर लुकास और इनके आदमियों को आदर से जहाज से उतार दिया जाए। उसने मुड़कर अपने पीछे चुपचाप खड़े काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया। उसकी आवाज में एक ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। स्पीड बोट से अभी के अभी। तुम उसे क्यों बचा रही हो? लुकास गुस्से से पागल हो रहा था। बाई निंगबिंग ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर लफ्ज एक तीर की तरह चुभ रहा था। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुम इस वक्त किसके इलाके में खड़े हो? दोनों की नजरें हवा में टकराईं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि जैसे अभी फट पड़ेगा। आखिरकार लुकास ने मुझे एक जहरीली नजर से घूरा, फिर बाई निंगबिंग की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोला, मिस बाई, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। जब मर्जी आ जाना। बाई निंगबिंग ने बेरुखी से जवाब दिया और बॉडीगार्ड्स की तरफ एक ठंडी निगाह डाली। बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और लुकास समेत पांचों को आधा घसीटते हुए वहां से ले गए। कॉरिडोर में फिर से सन्नाटा छा गया। बस दीवार पर लगी लाइट के टूटे हुए कांच के टुकड़े अंधेरे में हल्का सा चमक रहे थे। मैंने उन लोगों को आंखों से ओझल होते हुए देखा और धीरे से सीटी बजाई। शुक्रिया मिस बाई। मैं मुड़ा और बाई निंगबिंग को एक बहुत ही प्यारी लेकिन दूरियों वाली मुस्कान दी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी अजनबी से मिलते वक्त दी जाती है। सिस्टम की चेतावनी, टारगेट का नफरत का लेवल बहुत ज्यादा है। होस्ट कृपया ध्यान दें, मेरा इरादा बाई निंगबिंग से पंगे लेने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि वो मुझसे कितनी नफरत करती है। अगर बात नहीं बनी तो मैं उसे सीधे बेहोश कर दूंगा, पर उसकी मिन्नतें करके उसके दिल में जगह बनाना मेरे बस की बात नहीं। मैंने लापरवाही से अपना कॉलर ठीक किया और दूसरी तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। रुक जाओ, पीछे से बाई निंगबिंग की बर्फीली आवाज आई। मेरे कदम रुक गए, पर मैं पलटा नहीं। क्या मिस बाई को कुछ और कहना है? अगले ही पल किसी ने मेरी कलाई को जोर से दबोच लिया, इतनी मजबूती से जैसे मेरी हड्डियां ही तोड़ देगी। मेरी त्वचा से होती हुई एक झुलसा देने वाली गर्मी सीधे मेरी रगों तक पहुंची। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, बाई निंगबिंग मुझे घसीटते हुए वापस ले जाने लगी। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी, टस से मस नहीं हुई। इतने सारे लोग देख रहे हैं मिस बाई, अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लो। बाई निंगबिंग ने एक शब्द नहीं कहा। वो मुझे कॉरिडोर से घसीटती हुई ले गई। एक भारी लकड़ी का दरवाजा जोर से खोला और मुझे एक खाली वीआईपी केबिन में धकेल दिया। बैंग! दरवाजा पीछे से जोर से बंद हुआ और लॉक हो गया। बाई निंगबिंग की आवाज मेरे कान के एकदम पास गूंजी। उसमें एक चुभने वाली ठंडी हंसी थी। इज्जत? तुम्हें याद भी है कि तुमने क्या कहा था? मुझे बस उसका कसा हुआ जबड़ा और मेरी कलाई को दबोचने वाली उसकी उंगलियां दिखाई दे रही थी। वाह, तुम्हारा फिगर अभी भी क्या मस्त है। मेरी नजरें उसके पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और हॉट बदन पर फिसलती गईं। एक अलग ही नशा है। बाई निंगबिंग की आवाज बुरी तरह भर्राई हुई थी। अब कुछ नहीं बोलना? क्या मेरे लिए तुम्हारे पास एक भी शब्द नहीं है? उसकी आंखें अंधेरे में किसी गहरी खाई जैसी लग रही थीं। उस वक्त तुमने मुझसे इतने सारे पैसे ठगे थे। अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। मैं एक पल के लिए चौंका और फिर जोर से हंस पड़ा। ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ एक सॉरी बोल सकता हूँ। मेरी वो साफ हंसी उस शांत केबिन में कानों को चुभ रही थी। बाई निंगबिंग की नजरें मुझे खा जाने वाली थीं। तुम एक नंबर के कमीने हो। मैंने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया। मेरे घुंघराले बाल माथे पर आ गिरे। मेरी सुनहरी आंखों में साफ साफ एक शरारत भरी मजाक की चमक थी। मिस बाई, 8 साल हो गए और तुम अभी भी उन थोड़े से पैसों को लेकर बैठी हो? मैं उसके 2 कदम और करीब गया। मोटे कारपेट पर मेरे जूतों की कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन मेरा हर कदम सीधे बाई निंगबिंग के दिल पर पड़ रहा था। मैं उसके ठीक सामने जाकर रुक गया और उसे ऊपर से घूरने लगा। हम इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर सकते थे, पर अफसोस वो तो मैंने उड़ा दिए। बाई निंगबिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। सच में उड़ा दिए? मैंने फिर से दोहराया। मेरे होठों पर एक परफेक्ट लेकिन ठंडी मुस्कान थी। आइलैंड खरीदे,
खदानें ली, कंपनियां खोली और हाँ, कई सारी छोटी छोटी गर्लफ्रेंड्स भी पाली। तुम्हारे वो चंद पैसे उड़ाने में बड़ा मजा आया। मैं उसके कान के और करीब झुक गया। मेरी गर्म सांसों ने उसके कान के पिछले हिस्से को छू लिया। मैं उसके कपड़ों के पार भी उसके दिल की उस पागलपन वाली धड़कन को महसूस कर सकता था। मिस बाई अब तो बहुत अमीर हो गई हैं। आपको भला उन 500 करोड़ की क्या कमी होगी? मैंने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। मेरी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। उस वक्त बाई निंगबिंग मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। उसने अपना सारा लिक्विड कैश मेरे नाम कर दिया था ताकि बाई खानदान की कंपनी को टेक ओवर कर सके। पर अफसोस, मैं तो प्लेबॉय का रोल निभा रहा था ना। मेरी बात खत्म होते ही बाई निंगबिंग ने मेरी कलाई फिर से जोर से दबोच ली। मुझे पैसों की कमी है या नहीं, इसका उस उधार से क्या लेना देना जो तुम पर है। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि मेरे मुंह से दर्द की एक हल्की सी आवाज निकल गई, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि और चौड़ी हो गई। लेकिन वो पैसे तो तुमने अपनी मर्जी से दिए थे ना। मैंने अपनी पलकें झपकाई। मेरी आंखों में तारों जैसी चमक थी। मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना सिखाया, तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मदद की, तुम्हें सिखाया कि बाई खानदान में वापस जाकर अपनी ताकत कैसे छीननी है और उन बूढ़े लोमड़ियों के बीच कैसे जिंदा रहना है। इसके लिए थोड़ी सी फीस ले ली। तो क्या बुरा किया? तो क्या इसके लिए तुम्हें मेरे प्यार को इस तरह पैरों तले कुचलना जरूरी था? बाई निंगबिंग ने चिल्लाकर मेरी बात काटी। मैंने बिना किसी झिझक के सीधा जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। अगले ही पल दुनिया जैसे घूम गई। मुझे एक जबरदस्त झटके के साथ दीवार पर दे मारा गया। मेरी पीठ दर्द से कराह उठी। बाई निंगबिंग का सुलगता हुआ बदन मुझे दीवार से सटाकर मुझ पर हावी हो रहा था। उसके पीछे से आ रही दीवार की लाइट के कारण उसका चेहरा परछाई में छिप गया था, लेकिन उसकी वो आंखें वो इतनी खौफनाक थीं जिनमें ऐसा पागलपन उबल रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस वक्त तुमने जो भी कहा था, बाई निंगबिंग मेरे कान के पास आई। उसकी गर्म सांसें मुझ पर पड़ रही थी। जो कुछ भी किया था, क्या वो सब सिर्फ बाई खानदान के पैसों के लिए था? उसकी आवाज का हर एक लफ्ज टूट रहा था। मैंने कोई हाथ पैर नहीं मारे। मैं उसे खुद को दबाने देता रहा। मेरे बिखरे हुए छोटे बाल मेरे गालों और गर्दन पर चिपक गए थे। उस पीली रोशनी में मैं किसी उदास पर बेइंतहा खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। वरना क्या? मैंने बेहद सुस्ती से उल्टा सवाल किया। मिस बाई, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें लगा मैं बिना किसी मतलब के तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक करूंगा? उस वक्त तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अगर मुझे तुम्हारी इस बाई खानदान की सबसे बड़ी बेटी वाली हैसियत से मतलब नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ वो घर घर का खेल क्यों खेलता? तो तुम्हें मेरी असलियत पहले से पता थी? बाई निंगबिंग के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जिस शक को वो हमेशा से झुठलाती आई थी, उसे मैंने अभी अपने ही मुंह से सच साबित कर दिया था। उसकी आंखों में एक पागलपन और बर्फीली ठंडक थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी कलाई पकड़े हुए उसका वो हाथ हल्का हल्का कांप रहा है। पता नहीं वो गुस्से से कांप रहा था या किसी और वजह से। शायद बाई निंगबिंग के दिल में मेरे लिए जो है वो सिर्फ नफरत नहीं है। आखिर 8 साल हो गए हैं। ये औरत जिसे मैंने अपने हाथों से ऐसा बनाया है, आज बाहर की दुनिया में हर कोई इसके सामने झुकता है, पर अंदर से ये आज भी वही भोली लड़की है जो 2 प्यार भरी बातें सुनकर लाल हो जाती थी। निंगबिंग, मैंने अपनी आवाज को नर्म किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले उसे मनाता था। मुझे छोड़ो, हम आराम से बात करते हैं। लेकिन बाई निंगबिंग ने मुझे बीच में ही टोक दिया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी नाक मेरी नाक से सटा दी। हमारी सांसें आपस में उलझ गई। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें चबा जाऊं। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने शांत नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। क्या हम पुराना प्यार ताजा कर रहे हैं? तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। बाई निंगबिंग का चेहरा एकदम सपाट था। उसने अपने उन गालों को कस लिया जो शर्म से लाल हो रहे थे और उसका हर एक लफ्ज ताने से भरा था। नहीं है क्या? फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरे ये शब्द किसी खंजर की तरह उसके सीने में उतर गए। मैं इस जहाज पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। ये सुनते ही बाई निंगबिंग का शरीर बुरी तरह कांप गया। मैं तो बस उन लोगों से बचने के लिए यहाँ चढ़ गया था। मेरी मजबूरी थी। मैं पल भर के लिए रुका और मेरे होठों पर धीरे से एक मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान बेहद डैशिंग और बेखौफ थी, लेकिन उसमें खून जमा देने वाली बेदर्दी भी थी। मेरे मुंह से ये बात निकलते ही बाई निंगबिंग ने अचानक अपना मुंह खोला और अगर मीठी बातें नहीं कर सकते तो सीधे एक्शन से मुंह बंद कर देना चाहिए। वो किस बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, बस एक चीर फाड़ थी, एक निगल जाने वाली भूख, 8 साल से दबा हुआ गुस्सा और हवस जो आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ बाहर आ रही थी। बाई निंगबिंग मुझे बहुत जोर से चबा रही थी और मेरे तपते हुए बदन की गर्मी से उसे एक पल में समझ आ गया कि ये बेशक मैं ही हूँ। उसकी आंखें लाल थीं और वो टकटकी बांधे मेरे पीले पड़ते चेहरे को घूर रही थी। उसके होठों पर खून का स्वाद था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे जबरदस्ती रोक दिया। बाई निंगबिंग झटके से रुकी। मेरी आंखों में छलकते आंसू उसे गहरे तक चुभ गए। बाई निंगबिंग, कहीं तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार तो नहीं? मेरी आवाज भारी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट के साथ मैंने ये पूछ ही लिया। इस बात ने उसकी बची खुची ईगो पर गहरी चोट की। वो झटके से पीछे हटी और हाथ से अपने होठों का खून पोंछा। उसकी आंखें खौफनाक हद तक लाल थीं। उसने मुझे एक ऐसी नजर से देखा कि मेरा दिल मुट्ठी में भिंज गया।
एक मीठा सा दर्द उठा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने अपने कटे हुए होठों पर जीभ फेरी, एक कड़वी मुस्कान के साथ अपने बिखरे हुए बाल ठीक किए। मेरी आवाज भर्राई हुई थी। काफी जोर से काटा। उम्मीद है अगली बार जब मिलेंगे तो मिस बाई थोड़ी तमीज से पेश आएंगी। ये बोलकर मैं बिना किसी पछतावे के मुड़ा, केबिन का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही मैं ठंडी दीवार से टिक गया। अपने सुन होठों को सहलाते हुए मैंने फिर से उन्हें चाटा। सच में बहुत जोर से काटा था। मेरी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। अंदर केबिन में बाई निंगबिंग टेबल के सहारे बैठी, अपने हाथों से मुंह छुपाए किसी छोड़ी हुई बिल्ली की तरह लग रही थी। उसके दिमाग में बस मैं ही घूम रहा था। मेरी वो गहरी आंखें जिनमें कोई भी इमोशन नहीं दिख रहा था, वो गुस्से में थी और कंफ्यूज भी। वो क्यों मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं कर पा रही थी जैसा उसने सोचा था? वो मुझे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रही थी? एक एक पल बीत रहा था। कुछ ही मिनटों में उसे पछतावा होने लगा कि उसने मुझे यहाँ बांध कर क्यों नहीं रख लिया। लेकिन जब वो भागकर केबिन से बाहर निकली तो मैं वहां नहीं था। सुबह होते ही वो बिना सोए एकदम ठंडे चेहरे के साथ सिक्योरिटी रूम पहुंची। फुटेज निकालो, देखो लिंडोंग कहाँ है। मिस बाय, 1 घंटे पहले एक स्पीड बोट आई थी और लिनडोंग को ले गई। ये सुनकर बाई निंगबिंग का चेहरा और सख्त हो गया। उसकी बर्फीली आवाज सुनकर गार्ड की बोलती बंद हो गई। ट्रिप कैंसिल, हम जिंग सिटी वापस जा रहे हैं। जिंग सिटी के एक विला में मैं एक बड़े से डार्क सोफे पर लेटा वीडियो गेम खेल रहा था। मैंने काले रंग की स्पोर्ट्स सैंडो पहनी थी जिसमें मेरे चौड़े कंधे और कमर साफ दिख रहे थे। मेरे एब्स पर एक हल्की सी ग्रे चादर पड़ी थी। अबे झाड़ियों में छुप तो दिख रहा है। उन फालतू मिशंस के मुकाबले जहां हर दिन हीरोइन की टेंशन लेनी पड़ती थी, ये जिंदगी बहुत चिल थी। सिस्टम एक छोटी सी चिड़िया बनकर मेरे सामने उड़ रहा था और पकाने लगा। बाई निंगबिंग का नफरत का मीटर फुल है। तुम्हें सोचना चाहिए कि उसकी गुड बुक्स में कैसे आना है। मैं हंसा और मजे लेते हुए बोला, चिड़िए, तू इंसानों के इमोशंस नहीं समझता। अगर कोई सच में किसी से नफरत करता है ना, तो कुछ भी काम नहीं आता। स्ट्रैटेजी समझ। मुझे पता था बाई निंगबिंग मुझसे सिर्फ नफरत नहीं करती, उसके अंदर प्यार और नफरत का एक कॉकटेल उबल रहा है। अभी जोर जबरदस्ती काम नहीं आएगी, बस सही जगह चिंगारी लगानी है। फोन की स्क्रीन जली। लियू यानरान का मैसेज था, डोंग भाई मैं वापस आ गई। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। देख मेरी विंगमैन आ गई। सिस्टम हार मानकर बोला, होस्ट थोड़े सीरियस हो जाओ, ये सब ड्रामे मत करो। हाँ हाँ पता है, मैंने बेपरवाही से टाइप करते हुए कहा। ले मैं तुझे थोड़े पॉइंट्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, जा पड़ोसी सिस्टम के साथ ताश खेल, मुझे अपना काम करने दे। मेरे अकाउंट में अभी भी 20,000 पॉइंट्स थे। मैं स्पेस बैटल सिस्टम की अमीर लिस्ट में टॉप पर था, तो उड़ाने में कोई टेंशन नहीं थी। सिस्टम 2 सेकंड चुप रहा, फिर खुशी के आंसुओं के साथ पॉइंट्स ले लिए। थैंक यू होस्ट। और फिर पॉइंट्स जेब में डालकर वो चुपचाप ताश खेलने खिसक गया। जिंग सिटी में बाई निंगबिंग ने अपना टैबलेट जोर से डेस्क पर दे मारा। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग एंटरटेनमेंट न्यूज फ्लैश हो रही थी। टॉप स्टार लियू यानरान की एक मिस्ट्री सीईओ के साथ होटल में गुजरी रात। एलेक्स ब्रांड के फाउंडर लिन डोंग की शानदार वापसी। अफेयर के चर्चे। फोटो कल रात जिंग सिटी के विली होटल के बाहर की थी। हम दोनों साथ में गेट से अंदर जा रहे थे। मैंने एक क्रीम कलर का कैजुअल सूट पहना था और मुड़कर लियू यानरान को देखकर स्माइल कर रहा था। वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी और उसका एक हाथ मेरे हाथ पर था। नजारा काफी इंटीमेट पर क्लासी लग रहा था। बाई निंगबिंग उस फोटो को पूरे 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए घूरती रही। बेदिल इंसान, वो बड़बड़ाई। उसकी उंगली स्क्रीन पर मेरी स्माइल को इतनी जोर से रगड़ रही थी जैसे स्क्रीन ही फाड़ देगी। तो ये है तुम्हारी नई चिड़िया लिनडोंग, तुम सच में बहुत बड़े खिलाड़ी हो। बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट लियू लिंग डर के मारे कांप रहा था। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लियू यानरान को ब्लैकलिस्ट कर दो। बाई निंगबिंग ने आंखें उठाई। उसकी काली आंखों में कोई रहम नहीं था। उसके सारे प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो। लियू लिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। बॉस। और लिनडोंग के बारे में? बाई निंगबिंग कुछ देर चुप रही, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और आवाज एकदम ठंडी हो गई। मार्केट में खबर फैला दो, आज के बाद जो भी कंपनी लिन ग्रुप के साथ बिजनेस करेगी वो सीधा मुझसे पंगा लेगी। लियू लिंग की सांसें अटक गईं। वो सोच रहा था कि अगर ये दोनों बाद में पैचअप कर ले तो कहीं ये मजाक भारी ना पड़ जाए। बॉस, आप पक्का यही चाहती हैं? मैंने कहा ना, क्या मैं उसे ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती? बाई निंगबिंग ने उसे खंडी मुस्कान के साथ घूरा। समझ गए हो तो जाकर काम करो। केबिन में फिर से सन्नाटा छा गया। उसने अपनी कुर्सी घुमाई और खिड़की के बाहर शहर की चकाचौंध देखने लगी। गाड़ियां, जगमगाती लाइटें। बाई खानदान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ में थी। अरबों रुपए उसके लिए बस नंबर थे। 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं था। वो जो चाहे हासिल कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने मेरी यादों को दिमाग से निकालने के लिए अपना ड्रॉवर खोला, एक फोटो सामने आ गई। ये हमारी पहली मुलाकात की फोटो थी। जब मैंने पलटकर उसे देखा था, धत वो सब पीछे नहीं छूट सकता। उसके दिल का वो खालीपन उस टूटे हुए ड्रॉवर की तरह था
जो कभी नहीं भरा। 8 सालों में उसने जो नफरत की दीवार खड़ी की थी वो अब धीरे धीरे दरक रही थी। ये खबर आते ही जिंग सिटी के बिजनेस वर्ल्ड में भूचाल आ गया। बाई निंगबिंग मुझे ब्लैकलिस्ट कर रही है। सबको याद था कि कैसे मैं उसके पैसे लेकर भाग गया था और अब मैं इतनी शान से वापस आ गया था। हर कोई इस आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा था। बाई निंगबिंग का बदला लेना तो बनता था। उसके सीधे ऑर्डर की वजह से जो कंपनियां मेरे नए लिन ग्रुप के साथ काम करने वाली थीं, वो सब पीछे हट गईं। कुछ लोग जो मजे ले रहे थे उन्होंने तीसरे ही दिन देखा कि लियू यानरान के सारे विज्ञापन, फिल्में और शोज रातों रात कैंसिल हो गए। टॉप स्टार का स्टेटस एक झटके में खत्म हो गया, जैसे वो गायब ही हो गई हो। अब किसी को भी बाई निंगबिंग की ताकत पर शक नहीं था। सबको लग रहा था कि मैं खुद बाई निंगबिंग के पास जाकर भीख मांगूंगा, डील करूंगा या कम से कम वजह पूछूंगा, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाई निंगबिंग को मेरे पिछले 8 सालों के बारे में कुछ भी नहीं मिला। मैं किसी पहेली की तरह था। मेरी खदानों के बारे में बस ऑक्शन हाउस के पास थोड़ी बहुत जानकारी थी। मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, विदेश में मेरा क्या हिसाब था, सब कुछ ब्लैंक। मेरे फिर से गायब हो जाने का ये डर बाई निंगबिंग को रात भर सोने नहीं देता था। लिन ग्रुप के हेडक्वार्टर की टॉप फ्लोर पर मैं आराम से एक हाथ में कॉफी पकड़े खिड़की के बाहर देख रहा था। मेरा असिस्टेंट जियाओ तांग कांपते हुए मुझे सारी रिपोर्ट दे रहा था। आखिर में उसने डरते डरते पूछा, बॉस वो बाई खानदान का हम कुछ करेंगे क्या? क्या करेंगे? मैंने पलट कर देखा। मेरी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं। भीख मांगेंगे या बिजनेस वॉर लड़ेंगे? जियाओ तांग की बोलती बंद हो गई। मैं हंसा, कॉफी का कप नीचे रखा और डेस्क की तरफ गया। इंटरकॉम उठाकर मैंने कहा, एलेक्स ब्रांड के सारे एम्प्लॉयज को बता दो 15 दिन की पेड लीव है, लियू यानरान और बाकी आर्टिस्ट के लिए भी। जहां जाना है जाओ, सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। जियाओ तांग हैरान रह गया। बॉस ये जो कहा है वो करो। मैं एकदम रिलैक्स था। वो मुझे ब्लैकलिस्ट करना चाहती है तो मैं उसकी मेहनत बेकार थोड़ी जाने दूंगा। सब लोग छुट्टी एंजॉय करो, वापस आकर देखेंगे। मुझे पता था कि मेरा ये एटीट्यूड देखकर बाई निंगबिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अब उसे मनाने का कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। और फिर सबकी फटी आंखों के सामने लिन ग्रुप और एलेक्स ब्रांड सच में हॉलिडे मोड पर चले गए। लियू यानरान और बाकी स्टार्स उसी रात यूनान के लिए उड़ गए और मैंने आराम से अगले दिन की टिकट बुक की। बाई निंगबिंग ऑफिस में पूरे 15 दिन तक मेरा इंतजार करती रही। हर दिन लियू लिंग उसे एक ही रिपोर्ट देता कि मेरा कोई अता पता नहीं है, लिन ग्रुप में कुछ नहीं हो रहा और मैं यूनान में अपने स्टार्स के साथ मजे मार रहा हूँ। हम तो अपनी डेली लाइफ की लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे। 15वें दिन बाई निंगबिंग ने फाइल गुस्से से डेस्क पर फेंक दी। लियू लिंग सिर झुकाए खड़ा था, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। टिकट बुक करो। बाई निंगबिंग खड़ी हुई, अपना सूट पहना और सीधा सा ऑर्डर दिया यूनान के लिए। लियू लिंग ने चुपचाप मेरे होटल और होमस्टे की डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी। बॉस कितने बॉडीगार्ड्स ले जाने हैं? बाई निंगबिंग ने पलटकर उसे ठंडी नजर से देखा। सामान उठाने के लिए कितनों की जरूरत है? ओ, लियू लिंग समझ गया कि वो फालतू में टेंशन ले रहा है। यूनान, जियांगचंग, पुराने शहर के बाहर एक बेहद खूबसूरत होमस्टे। आंगन में सक्यूलेंट्स और बोगनवेलिया के पौधे लगे थे। शाम का वक्त था, आसमान लाल हो रहा था। आंगन में बारबेक्यू की आग तेज थी, कबाब सिकने की आवाज आ रही थी और पूरी हवा में एक शानदार महक घुली थी। मैं बेत वाले झूले पर पैर रखकर बैठा था। हाथ में बियर की कैन थी। मैंने एक ढीली ढाली सफेद लिनन की शर्ट और लाइट ग्रे शॉर्ट्स पहने थे। मेरे बाल अस्त व्यस्त थे, कुछ लटे माथे पर गिर रही थी और डूबते सूरज की रोशनी मुझ पर एक सुनहरा सा ग्लो डाल रही थी। सामने ट्राइपॉड पर फोन लगा था और लाइव स्ट्रीम चल रही थी। हाँ यार, बस अचानक से छुट्टी पर आने का मन किया। मैंने कैमरे की तरफ देखकर स्माइल की। मेरी सुनहरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। ब्लैकलिस्ट किया है तो करने दो, पेनल्टी भी भारी भरकम भरनी पड़ी है, पैसे तो मैं जुगाड़ लूंगा। मेरा असली मकसद तो बस बाय निंगबिंग को मजबूर करना था कि वो खुद मुझे ढूंढती हुई आए और कुछ उखाड़ ना पाए। काम करके थक गए थे तो सोचा थोड़ा ब्रेक ले लें। लियो यानरान और बाकी लोग वहाँ मीट भून रहे हैं और मेरी ड्यूटी सिर्फ खाने की है। अरे यानरान, एक बीफ कबाब लाना। फ्रेम के बाहर से लियो यानरान की हंसती हुई आवाज आई। लाई। बॉस 1 मिनट। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स रॉकेट की तरह उड़ रहे थे। बिना मेकअप के भी यानरान कितनी स्टनिंग है। हाय मैं मर जाऊं, यानरान सच में कितनी खूबसूरत है। अचानक एक्टिंग छोड़कर लाइव स्ट्रीम क्यों करने लगी? क्या सिर्फ मुझे लग रहा है कि कंपनी का ऐसे अचानक छुट्टी पर जाना कुछ गड़बड़ है? डोंग भाई का स्वैग देखो, कहीं से नहीं लग रहा कि कोई इन्हें टारगेट कर रहा है। मैंने कमेंट्स पढ़े और हल्की सी स्माइल दी, पर कुछ बोला नहीं। यानरान ने मुझे कबाब दिया। मैंने एक बाइट ली और मजे से आंखें बंद कर ली। ठीक उसी वक्त होमस्टे का लकड़ी का दरवाजा खुला। सबने चौंक कर उधर देखा। दरवाजे पर बाई निंगबिंग खड़ी थी। उसने काले रंग के कैजुअल कपड़े पहने थे, लेकिन उसका ऑरा इतना तेज और ठंडा था कि वो इस खूबसूरत आंगन में बिल्कुल मिसफिट लग रही थी। डूबते सूरज ने उसके पीछे एक लंबी परछाई बना दी थी। उसके उस बेहद खूबसूरत पर बर्फीले चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी नजरों ने पूरे आंगन को स्कैन किया और आखिर में आकर मुझ पर टिक गईं। मेरे हाथ में पकड़ा कबाब एक सेकंड के लिए रुका, फिर मैंने वापस से बाइट ली और कैमरे में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है। लाइव चैट में एकदम से बाढ़ आ गई।
अबे ये कौन है? इतनी हॉट, क्या स्वैग है यार। क्या ये कोई नई एक्टर है यार? ये कैमरे का लेंस कौन सा है? इतनी दूर से भी बंदी की खूबसूरती साफ दिख रही है। बाई निंगबिंग ने कमेंट्स की कोई परवाह नहीं की और सीधे बारबेक्यू ग्रिल के पास आ गई। लियू यान रान और बाकी स्टार्स उसे बिल्कुल नहीं पहचानते थे। बाई निंगबिंग कभी किसी बिजनेस मैगजीन में नहीं छपी थी। सारे पब्लिक इवेंट्स उसका वाइस प्रेसिडेंट ही हैंडल करता था। किसी को नहीं पता था कि बाई खानदान की असली बॉस दिखती कैसी है। हेलो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? बाई निंगबिंग ने पूछा। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो क्या सोच रही है। मैंने अपना सिर टेढ़ा किया, एक रिलैक्स स्माइल दी और उसका राज खोले बिना बोला, बिल्कुल नहीं, बैठ जाओ आराम से। एक बॉडीगार्ड एक बड़ा सा कूलर बॉक्स लेकर आया। ये कुछ बारबेक्यू का सामान और रेड वाइन है। वाओ, ये तो एकदम टॉप क्वालिटी का मीट है। कहाँ से लिया? आप लोग बैठिए, हम ग्रिल करते हैं। बॉडीगार्ड्स चुपचाप काम में लग गए। उन्हें मिस बाई का सख्त ऑर्डर था कि मुंह नहीं खोलना है। बाई निंगबिंग जानबूझकर मेरे पास वाली खाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। हमारे बीच सिर्फ एक कुर्सी का फासला था, लेकिन हवा में टेंशन इतनी मोटी थी कि चाकू से काटी जा सके। उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में पूछा, लिंडोंग, तुम सच में मुझसे नहीं मिलना चाहते थे? क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है? मैंने भी उसके करीब झुककर धीरे से कहा, तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से हो गई? हालांकि ये हमारी दूसरी ही मुलाकात थी, लेकिन बाई निंगबिंग को मेरे इस बेपरवाह एटीट्यूड से नफरत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिन बातों से उसे फर्क पड़ता है उनकी मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। वो चुप रही और मुझे लाइव स्ट्रीम पर लोगों से गप्पे मारते देखती रही। उसका चेहरा और डार्क होता जा रहा था। उसे पता था कि मैंने जानबूझकर उसे उकसाया है, लेकिन आगे क्या? चैट स्क्रीन फिर से तेज भागने लगी। ये टूरिस्ट डोंग भाई के बगल में क्यों बैठ गई? हटो वहां से, मेरी बारी है। दोनों एक फ्रेम में क्या जहर लग रहे हैं। अरे छोड़ो यार, आओ सब बारबेक्यू खाते हैं। क्या तुम लोग कभी इस होमस्टे में आए हो? यहाँ का वाइब बहुत किलर है। ये होमस्टे प्रमोशन के कितने पैसे ले रहा है? अरे ऊपर वाले भाई चुप क्यों हो गए? आधी बात बोलकर मत भागा करो। बारबेक्यू पार्टी चलती रही, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। मैं एकदम नॉर्मल था। लाइव स्ट्रीम करते हुए लियू यानगान और बाकी लोगों को बता रहा था कि मीट को कब पलटना है, पर बाई निंगबिंग एक लफ्ज नहीं बोली और ना ही अपनी जगह से हिली। उसकी नजरें मकड़ी के जाले की तरह मेरी शर्ट और मेरी स्माइल पर चिपकी थीं। वो मुझे हंसते हुए, बियर पीते हुए और झूले पर बेपरवाही से लेटे हुए देख रही थी। 8 साल गुजर गए थे। मैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, पर फिर भी एकदम बदल चुका था। वो लड़का जो उसके बुखार होने पर घबराकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले गया था, दवाइयां ढूंढने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। वो लड़का जिसने सर्दी की रात में भी अपने ठंडे हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए थे और एक बच्चे की तरह हंस रहा था। वो इंसान जिसने उसे बैलेंस शीट पढ़ना, नेगोशिएट करना और बाई खानदान के भेड़ियों के बीच जिंदा रहना सिखाया था, वो सब कहाँ चला गया? अब जो उसके सामने बैठा था वो बेहद हैंडसम, चमकता हुआ इंसान था जो अपनी मर्जी की आजाद जिंदगी जी रहा था। लेकिन मेरी सुनहरी आंखों में अब वो पहले वाली चमक नहीं थी। वो गहरा प्यार जिससे लगता था कि मेरी दुनिया में सिर्फ वो ही है, अब कहीं गायब था। क्या आप तीखा खाती हैं? मैंने अचानक मुड़कर पूछा और एक गर्मा गर्म बीफ कबाब उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें मिर्ची नहीं है। बाई निंगबिंग उस कबाब को घूरती रही और उसने उसे पकड़ने में काफी देर लगाई। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। नहीं खाना? ठीक है, मैं यानरान को दे देता हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले ही बाई निंगबिंग ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उसने वो कबाब पकड़े रखा और उसे बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे ये पसंद है? उसकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन एक एक लफ्ज इतना साफ था कि पूरे आंगन में सबने सुना। वहां मौजूद हवा अचानक भारी हो गई। लियू यानरान और बाकी स्टार्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके अंदर गॉसिप की आग सुलगने लगी। लाइव चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। तुम्हें अभी भी याद है? भाई, दाल में कुछ काला है। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ चक्कर है। मैं हल्का सा हंसा। मेरी आवाज एकदम कैजुअल थी। अरे बस ऐसे ही उठा लिया था। वैसे भी बीफ के साथ ये कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है। बाई निंगबिंग चुप रही, बस सिर झुकाकर एक बाइट ली। मीट की सौंधी खुशबू के साथ मसालों का स्वाद जैसे ही उसके मुंह में घुला, वो जानी पहचानी फीलिंग उसके दिल को चीर गई। मुझे सब याद था, फिर भी मैं उसके साथ इतनी बेरुखी से पेश आ रहा था। बाई निंगबिंग ने उस कबाब की स्टिक को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। स्टिक लगभग उसकी स्किन में चुभ रही थी। उसने मुझे देखा। मैं पलटकर लियू यानरान के साथ हंस बोल रहा था। मेरे होठों पर एक बेपरवासी स्माइल थी। हवा से मेरे बाल उड़ रहे थे और लाइट की सॉफ्ट चमक में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वैसी प्यारी और जेंटल स्माइल जो वापस आने के बाद मैंने उसे एक बार भी नहीं दी थी। पोती पुताई लोमड़ी कहीं की, इसमें ऐसा क्या खास है? उसने मन ही मन यानरान को कोसा। उसने अपनी नजरें झुकाई और बचा हुआ कबाब मुंह में डालकर गुस्से से चबाने लगी। भाई, ये टेस्ट करो। यानरान की आवाज ने उसे वापस हकीकत में लापटका। उसने सिर उठाकर देखा
यानरान के हाथ में ताज़ा पाइनएप्पल बीफ कबाब की प्लेट थी जो वो बड़े प्यार से मेरे सामने रख रही थी। भुना हुआ पाइनएप्पल हल्का सा कैरामलाइज हो गया था और उसकी मीठी महक गोश्त के साथ मिल रही थी। अचानक एक हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और प्लेट के सामने आ गया। सब सन रह गए। मैंने आंखें उठाकर देखा, प्लेट के आगे बाई निंगबिंग का हाथ था। उसकी पतली उंगलियां उस धुंधली रोशनी में भी एक खतरनाक पावल दिखा रही थीं। इसे पाइनएप्पल से एलर्जी है। तुम दोनों इतने क्लोज हो और तुम्हें ये बात पता ही नहीं? उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। पूरे आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारबेक्यू से आ रही चिंगारियों की आवाज गूंज रही थी। लियू यानरान के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, डोंग भाई, क्या आपको सच में पाइनएप्पल से एलर्जी है? मुझे तो पता ही नहीं था। एलर्जी? यानरान का ना जानना नॉर्मल था, क्योंकि मैंने उसे कभी बताया ही नहीं था। मेरे दिल के अंदर कुछ हुआ। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मैंने बाय निंगबिंग की तरफ देखा। मेरी सुनहरी आंखें लाइट में एकदम शांत दिख रही थी। टेंशन मत लो, मैं वैसे भी ये सब नहीं खाता। बाय निंगबिंग ने एक ठंडी चुभने वाली हंसी हंसी। कौन ले रहा है टेंशन? लियू यानरान और बाकी स्टार्स ने फिर एक दूसरे को देखा। उनकी वो खामोश नजरों की बातचीत बहुत कुछ कह रही थी। एक ने इशारे से कहा, तू जाके पूछना। लियू यानरान ने आंखों आंखों में जवाब दिया, तो खुद पूछ ले। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स पागल हो रहे थे। इस लेडी को कैसे पता कि डोंग को एलर्जी है? ये टोन, ये एटीट्यूड, पक्का कोई चक्कर है। ये स्माइल कुछ तो कह रही है, पक्का ईगो दिखा रही है। आखिर क्या रिश्ता है दोनों का? मुझे तो पक्का लग रहा है कि ये एक्स है, वो भी जिसे छोड़ा गया हो। मैंने फोन की स्क्रीन पर एक नजर डाली। कमेंट्स रॉकेट की तरह भाग रहे थे। सब बस गॉसिप और अंदाजे लगा रहे थे। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस पाइनएप्पल रोस्ट पोक को थोड़ा खिसका दिया। मैंने मुड़कर लियू यानरान से कहा, कुछ और ले आओ। क्या मशरूम और श्रिम्प तैयार है? अभी लाती हूँ। यानरान मुस्कुराते हुए उठी। बारबेक्यू लगभग खत्म हो चला था। तभी किसी ने ट्रूथ और डेयर खेलने का आइडिया दिया। अभी 8 ही बजे थे। चलो ना, एक गेम खेलते हैं। मैं मना करने ही वाला था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए कि कल हम दोनों ट्रेंड करने लगें। लेकिन यानरान और बाकी लोग पहले ही खाली बोतल उठा चुके थे और शोर मचा रहे थे। यानरान ने मौका देखकर पूछ ही लिया, वैसे आपको क्या कहकर बुलाएं? बाय निंगबिन ने कमेंट्स की तरफ देखा और बड़ी शांति से बोली, मेरा सरनेम बाय है। यानरान ने शरारत से आंख मारी, जैसे किसी बड़े ड्रामे की तैयारी कर रही हो। मिस बाय, आप खेलेंगी? निंगबिन ने देखा कि मैंने मना नहीं किया, तो वो भी इस बोरिंग से गेम के लिए मान गई, जो उसने शायद ही कभी खेला हो। स्ट्रीम पर फिर से कमेंट